टर्मिनल किस पोजीशन पे किस फोल्डर को जो है वो दिखा रहा है, तो यानी ये किस फोल्डर को इंडिकेट कर रहा है, किस जगह पे ये ओपन हुआ है, आपको देखने के लिए एक कमांड होती है pwd। ओके, ये आपको आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखाती है कि आप फिलहाल किस जगह पे मौजूद हैं, ठीक है, किस फोल्डर के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे लिनक्स के अंदर जब भी मैं डायरेक्टरी का नाम लूंगा, इट मीन्स दैट कि वो मैं किसी फोल्डर का नाम ले रहा हूँ या किसी ड्राइव का नाम ले रहा हूँ। ओके, तो जब भी आप pwd करेंगे तो ये आपको आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखाएगा। इंटर करेंगे तो ये मुझे बता रहा है कि मैं फिलहाल सैयद 007 के फोल्डर के अंदर मौजूद हूँ। और ये फोल्डर कहाँ पे है, मैं अगर पैरेट के अंदर जाता हूँ तो ये जो मेरी होम डायरेक्टरी है, ये फर्स्ट वाली दैट इज कॉल्ड होम डायरेक्टरी, ठीक है। ये ऊपर होम का एक आइकॉन भी बना हुआ है, ये होम डायरेक्टरी है जिसके अंदर मेरे डेस्कटॉप की डायरेक्टरी भी आ जाती है, मेरे डॉक्यूमेंट्स ड्राइव डाउनलोड्स भी आ जाते हैं, मेरे बाकी जितने भी टूल्स हैं जो कि इस लिनक्स का हिस्सा है वो भी यहाँ पे जो मैं डाउनलोड कर रखे हैं मैंने, वो भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो जब भी मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ तो मेरी यहाँ पे सैयद 007 के अंदर आएगा, ओपन होगा टर्मिनल। आप इस तरह से भी ओपन कर सकते हैं, जिस ड्राइव में भी ओपन करना हो तो आप राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल करेंगे तो वो फोल्डर ओपन हो जाएगा आपकी उसी टर्मिनल के अंदर। अगर मैं इसे दोबारा से pwd करूंगा तो मुझे ये बता रहा है कि होम डायरेक्टरी के अंदर एक सैयद 007 का फोल्डर है, आप उस फोल्डर के अंदर मौजूद हैं। तो ये तो होगी पोजीशन की बात कि आप किस जगह पे मौजूद हैं। आपका क्योंकि काली आ रहा होगा, या अगर आप पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से आपने अपना यूजर नेम रखा है तो पैरेट आ रहा होगा। अब ये हो गया। अब मुझे देखना है कि मैं इस फोल्डर के अंदर मौजूद हूँ, लेकिन इस फोल्डर के अंदर कितने फोल्डर्स और कितनी फाइल्स हैं वो देखनी है। तो आपको ls की कमांड देनी है। ये आपको दिखाता है कि आप जिस फोल्डर में भी हैं उसके अंदर कितने फोल्डर्स और कितनी फाइल्स हैं। मैं इंटर करूंगा तो मुझे ये बता रहा है कि सैयद मेरा जो है ये डायरेक्टरी, ये होम डायरेक्टरी का साइन होता है, ठीक है, कि इस डायरेक्टरी के अंदर मेरी एक फाइल ये भी पड़ी है, मेरी बाकी ये कुछ रिकॉर्डिंग्स की फाइल्स पड़ी हैं, मेरे पास एक टूल है एडमिन सैन वो पड़ा है, मेरे पास बाकी कुछ टूल्स हैं, कुछ जो है txt फाइल्स हैं, ठीक है। इसी तरह से ये मेरे कुछ पैकेजेस हैं गूगल क्रोम का, कुछ इन्फेक्टेड एपीके जो है वो एप्लीकेशंस पड़ी हैं। तो ये मुझे दिखा रहा है कि उस फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हैं। लेट्स सी कि ये सारा कुछ वही दिखा रहा है या नहीं। लाइक एडमिन सैन है मेरे पास, APL ब्रेकर है, ऑसम हनीबॉट है, इसी तरह से ब्लैक टूल है, बर्प सूट कम्युनिटी है, बर्पी है, कैपा रूल्स है। तो ये सारी अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे सेम एज इट इज यहाँ पे भी दिखाएगा कि एडमिन सैन है, AP ब्रेकर है, ऑसम हनी बोर्ड है, ठीक है, और ये सारी फाइल्स सेम एज इट इज वही है। ओके, तो ls कमांड होता है जब भी आपको लिस्ट करना है तब। अब देखिए मेरा जो टर्मिनल है यहाँ पे कमांड मुझे नीचे देनी पड़ रही है क्योंकि ऊपर मैं एक कमांड रन की, उसकी आउटपुट आ गई। अगर मुझे इस आउटपुट को क्लियर करना है और मुझे ऊपर अपनी कमांड लेके जानी है तो मैं कमांड देता हूँ क्लियर की। ये आपके टर्मिनल को क्लियर कर देता है, लेकिन आप रहते उसी फोल्डर के अंदर ही हैं। अब मेरे पास अगर मुझे मूव करना है किसी और फोल्डर के अंदर, जिस तरह से मैंने ls किया था, ls करने के बाद यहाँ पे मुझे मेरा एक फोल्डर दिखाएगा डेस्कटॉप का, ठीक है। अगर मुझे डेस्कटॉप में मूव करना है तो मैं क्या करूंगा, आप यहाँ पे नाम कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है, या एज इट इज आप लिख भी सकते हैं। डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर जाना है तो आप लिखते हैं cd यानी चेंज डायरेक्टरी, कि मुझे अपना फोल्डर चेंज करना है। और आगे आप एज इट इज केस सेंसिटिव है, आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा जिस तरह से नेम होगा, कोई कैपिटल कोई स्मॉल को कैपिटल या कैपिटल को स्मॉल नहीं करना। इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका फोल्डर चेंज हो गया, यानी ये होम डायरेक्टरी थी,
स्लैश डेस्कटॉप, यानी आप जो है होम डायरेक्टरी से डेस्कटॉप पे आ गए। मैं क्लियर कर देता हूं पहले ताकि मेरा यहाँ से स्टार्ट हो गया। अभी भी मैं डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर ही हूं। अब यहाँ पे ls करूंगा तो ये लिस्ट कर देगा जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं। तो मैं अगर अपने डेस्कटॉप पे जाके दिखाऊं आपको तो मेरा यहाँ पे कितनी फाइल्स और कितने फोल्डर्स हैं यहाँ पे मुझे शो कर रहा है। first.ott, तो मेरी ये फाइल पड़ी है first.ott। 4.html, मेरे पास 4.html फाइल यहाँ पे पड़ी होनी चाहिए, ये पड़ी है, ठीक है। इसी तरह से एक्टिव डायरेक्टरी अटैक, मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर होना चाहिए। अब देखें फाइल और फोल्डर का कलर चेंज है, ठीक है। ये हमारे पास फोल्डर का कलर है तो एक्टिव डायरेक्टरी का कलर आ गया। इसी तरह से मेरे पास बर्ब सूट है, ठीक है, ये फोल्डर। तो ये एक फाइल है जिप फाइल, इसका अलग से कलर है। तो ये जिप फाइल मेरी यहाँ पे होनी चाहिए burbsuit.zip। तो जब भी किसी फोल्डर के अंदर फाइल्स और फोल्डर्स को लिस्ट करना है तो ls की कमांड आएगी। वंस अगेन मुझे क्लियर करना है अपना टर्मिनल। तो अभी हमने देखा pwd और ls, दो कमांड्स होगी हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखाने के लिए और ls लिस्ट करने के लिए। इसी तरह से cd हमने देखा टू चेंज फोल्डर या डायरेक्टरी। इसी तरह से अगर मुझे यहाँ पे मुझे कोई फोल्डर बनाना है, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ डेस्कटॉप पे मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करूँ, तो mk फॉर मेक, dir फॉर डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी लिख के मैं कोई भी फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ सुल्तान के नाम से, ठीक है, हिट एंटर। तो ls करता हूँ लिस्ट करने के लिए कि क्या मेरा फोल्डर बना है या नहीं बना, तो मुझे बताएगा कि ये सुल्तान नाम का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अगर मैं वापस जाके वहां देखूं मेरा सुल्तान नाम का फोल्डर जो है वो क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ, तो बस ये पड़ा, ठीक है, और सुल्तान नाम का जो फोल्डर है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम इस फोल्डर के अंदर जो है एक फाइल क्रिएट करेंगे, पहले इस फोल्डर के अंदर मूव करेंगे। तो cd सुल्तान किया तो इस फोल्डर के अंदर हम मूव हो गए। मूव होने के बाद मुझे यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी है, तो फाइल के लिए कमांड होती है टच की। टच कमांड से आप फाइल क्रिएट करते हैं। मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है, किसी नाम से भी हम कर लेते हैं, class.txt के नाम से। सर mkdir से फोल्डर बनेगा और टच से फाइल बनेगी? टच से फाइल बनेगी और mkdir से फोल्डर क्रिएट होगा। ओके। फॉर फोल्डर क्रिएशन और टच की कमांड से फॉर फाइल क्रिएशन। और जो फोल्डर या फाइल आपको बनानी है उसके बाद उसका नाम लिखना है आपने उस कमांड के बाद। और मल्टीपल फाइल्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं class.txt की रन करता हूं तो ये भी बन गई है। एक और हम इसी तरह से 4-5 और फाइल्स बना लेते हैं, लाइक 1.txt, 2.pdf, 3.html, राइट, एंड 4.js फॉर जावास्क्रिप्ट। हिट एंटर। तो हम देखते हैं चल के कि हमारी ये फाइल्स क्रिएट हुई हैं या नहीं। सुल्तान का फोल्डर ओपन किया तो ये सारी फाइल्स हमारी क्रिएट हो चुकी हैं। ओके, अच्छा, अब क्या करते हैं, अपने टर्मिनल में ऊपर चलते हैं। किसी भी फाइल को जो है, किसी भी फाइल के अंदर आपको अगर कुछ भी लिखना है तो कैसे लिखेंगे? किसी भी फाइल के अंदर कुछ भी लिखना है तो आपको, आपके पास डिफरेंट यहाँ पे जिस तरह से विंडोज के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, जिस तरह से डिफरेंट ऑफिस एडिटर्स हैं, हमारे पास यहाँ पे लिनक्स के भी कुछ एडिटर्स हैं, ठीक है।
और उनमें से हमारे पास जो है सिस्टम टूल्स के अंदर एसेसरीज के अंदर हमारे पास ये माउस पैड है, ठीक है, न्यू विम है, ब्लूमा है, विम है, ठीक है, इसी तरह से गैडिट है, इसी तरह से हमारे पास जो है ये सारे एडिटर्स हैं। आपको वैसे अगर ओपन करनी हो कोई फाइल इनके साथ कर सकते हैं, लेकिन टर्मिनल के अंदर हम इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो आपको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिफरेंट मैंने फाइल्स क्रिएट कर ली हैं, मैं चाहता हूँ 1.txt के अंदर मैं कुछ भी लिखूं, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, मेरे पास एक एडिटर होता है नैनो एडिटर, ठीक है, आप नैनो लिखेंगे, लिखने के बाद आप जो है उस फाइल का नेम लिखेंगे जिस फाइल को भी आपने एडिट करना है 1.txt, ओके, और हिट एंटर कर देना है आपने, तो आपकी ये एक इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब इस इंटरफेस के अंदर आपको कुछ भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे माय नेम इज मोहम्मद रमजान बुखारी, माय क्लास साइबर सिक्योरिटी, इतना लिखने के बाद अब मुझे इसको सेव करना है। कुछ और भी लिख लेते हैं, माय फोन नंबर इज अब इसको सेव करना है तो आपको जरा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। इसका ये नीचे मेन्यू दिया हुआ है, आपको यहाँ पे रीड फाइल लिखा हुआ है। रीड फाइल का मतलब है कि आपने इस कंटेंट के इस फाइल के अंदर ये कंटेंट सेव करना है। ये पहले जो है वो एक हैड का साइन दिया हुआ है, इसका मतलब है कि आपको ये ओ प्रेस करने के साथ आपको कंट्रोल की प्रेस करनी है, ठीक है। कंट्रोल ओ करेंगे तो फाइल सेव होगी, कंट्रोल एक्स करेंगे तो एग्जिट हो जाएगा, कंट्रोल एच करेंगे तो मेन्यू ओपन होगा इस टूल को, इस नैनो को यूज करने के लिए। कंट्रोल के साथ आप कट कर सकते हैं, कंट्रोल आर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल एफ के साथ आप सर्च कर सकते हैं, कंट्रोल वी के साथ आप पेस्ट कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल सेव करता हूं, सिंपल कंट्रोल की प्रेस करनी है और साथ हो। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपने जो है किस फाइल के अंदर ये डाटा सेव करना है। तो मेरी 1.txt की फाइल है, आप ये नाम भी दे सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे न्यू बफर MEF में से कोई भी आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा, बताएगा कि ये न्यू बफर है, मतलब आप नई एडिटिंग कर रहे हैं। किसी और फाइल के अंदर भी कर सकते हैं, इसी फाइल के अंदर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 1.txt, हिट एंटर, तो ये फाइल सेव हो चुकी है। अगर मुझे एग्जिट होना है तो कंट्रोल एक्स के साथ मैं एग्जिट हो जाऊंगा यहाँ से, न्यू बफर, यस, हिट एंटर, ओके। अब इस फाइल के अंदर मेरा डाटा सेव हो गया। अगर मैं यहाँ पे जाके आपको दिखाऊं तो ये सारी चीजें इस फाइल के अंदर सेव हो चुकी हैं। अब थ्रू टर्मिनल मुझे इसे सेव कैसे करना है, डिस्प्ले कैसे करना है, उसके लिए हमारे पास कैट की कमांड होती है। तो आप इस फाइल को रीड करना चाह रहे हैं, cat.txt लिख के रीड कर सकते हैं, तो ये आपको बताएगा कि ये चीजें हैं जो कि इस फाइल के अंदर मौजूद हैं। क्लियर है? जी सर, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट, अच्छा, जब आप बड़ी फाइल्स के अंदर जाते हैं, ये तो स्मॉल फाइल है, जब आप बड़ी फाइल्स ओपन करते हैं तो वो टर्मिनल के ऊपर कैट फाइल के साथ, कैट कमांड के साथ इस तरह से शो नहीं होगा। वो अच्छी खासी एक पूरी जो है फाइल जब ओपन होती है तब हमारे पास एक लेस की और एक मोर की कमांड आती है, वो भी हम देखेंगे। अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ। एक एडिटर होता है हमारे पास, अभी मैं दोबारा लिस्ट कर लेता हूँ ls के साथ। तो इसी PDF फाइल को मैं ओपन करता हूँ विम के साथ। विम भी एक एडिटर है, ठीक है। तो जिस तरह से नैनो एक एडिटर है, सेम एज इट इज विम भी हमारे पास एक एडिटर है जिसके साथ जो है वो हम फाइल कोई भी एडिट कर सकते हैं। कोई भी फाइल ओपन करनी है आप नैनो के साथ भी कर सकते हैं और आप विम के साथ भी कर सकते हैं, ओके। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है
पीडीएफ रीडर होता है आपका, सेम एज इट इज ये भी एक एडिटर है। ओके, तो अभी एक एडिटर है हमारे पास विम, तो इसे यूज कैसे करना है ये थोड़ा सा बाकियों से कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स नहीं कह सकते आप, लेकिन थोड़ा सा आप जो है इसे यूज किस तरह से करना है वो देखना पड़ता है। सिंपल है, आप जो है आई का बटन जो है वो प्रेस करते हैं तो यहाँ पे नीचे आ जाता है इंसर्ट का ऑप्शन, यानी अब आप कोई भी चीज इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप ये ओपन कर लेते हैं तब आपको आई प्रेस करना है, तो ये इंसर्ट मोड के अंदर आ जाता है, यानी आप डाटा इंटर करने के लिए रेडी हैं। तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी डाटा इंटर कर लेता हूँ। माय यूनिवर्सिटी was superior, that was so superior। अच्छा जी, अब इंसर्ट के मोड से आपको बाहर आना है तो आपको EXE की की मिलेगी आपके कीबोर्ड की लेफ्ट कॉर्नर पे, एग्जिट की, ठीक है, एस्केप की, उसे आपने क्लिक करना है तो आप एस्केप हो जाएंगे इंसर्ट मोड से, सिंपल। ओके, और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ये वाली की प्रेस करनी है, क्यू की, ठीक है, इतना करेंगे तो आप एग्जिट हो जाएंगे इससे। लेट्स सी, इसे दोबारा से रीड करते हैं, cat 1.txt। अच्छा जी, चेंजेस नहीं हुई मेरी, सेव नहीं हुआ, सेव क्यों नहीं हुआ सर? अच्छा जी, अब देखते हैं, वहां पे था। अब एक और आपको चीज बताऊं कि मैं यहाँ पे आई के साथ इंसर्ट किया मैंने। इंसर्ट करने के बाद मैं कोई भी चीज यहाँ पे लिखता हूँ, लिखने के बाद आपने एस्केप का बटन प्रेस करना है, करने के बाद आप जो है कॉलन लिखेंगे और W की, यानी मुझे सेव करके क्विट करना है। कैट करेंगे तो ये आपको बता रहा है कि आपने सेव करके, आपने ये सेव कर लिया। तो फिर से देख लें, WQ यानी कॉलन WQ, ठीक है। इस कमांड के साथ जब भी आप एग्जिट करेंगे तो आपकी चेंजेस जो है वो सेव होंगी। ओके, इसी तरह से हमारे पास गैजेट है, और गैजेट से मैं इसी फाइल को ओपन कर लेता हूं। तो ये हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर है, ठीक है। गैजेट जो है वो हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर है। आप इससे जो है वो इस तरह से यूज कर सकते हैं, यहाँ से सेव कर सकते हैं और यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। ओके, चलें जी, अब मैं सुल्तान के फोल्डर के अंदर हूं, मुझे वापस डेस्कटॉप के अंदर जाना है तो मुझे CD-डैश लगाऊंगा, स्पेस डॉट डॉट, सॉरी। इससे क्या होगा ये मुझे बताएगा, इसका मतलब ये है कि आप जो है वो एक फोल्डर पीछे जाना चाह रहे हैं। जब भी आप बग बाउंटी हंटिंग कर रहे हो, तो आप जो है किसी सर्वर की हंटिंग कर रहे हो, तो पाथ ट्रैवर्सल के लिए जो है ये बहुत यूज होता है। पाथ ट्रैवर्सल के अंदर हम ये भी वर्नेबिलिटीज देखेंगे जब हम एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट, कि हम सर्वर की जो है वो फोल्डर्स के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, वेबसाइट के सर्वर्स की और डिफरेंट एप्लीकेशंस के सर्वर्स के साथ। तो जब मैं ये कमांड दूंगा तो मैं डेस्कटॉप के अंदर आ गया हूँ, ठीक है। फिर से अगर मुझे सुल्तान के अंदर जाना है तो मैं सिंपल सुल्तान लिखूंगा, मैं फिर से सुल्तान के फोल्डर के अंदर आ जाऊंगा। मेक डायरेक्टरी मैंने किया था, फोल्डर क्रिएट करने के लिए मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे रमजान का फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ls करता हूँ, लिस्ट करता हूँ कि सुल्तान के फोल्डर के अंदर कितनी फाइल्स और कितने फोल्डर्स हैं वो देखने के लिए। तो मुझे ये बताएगा कि रमजान का फोल्डर है और बाकी ये सारी फाइल्स पड़ी हैं। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ फाइल्स को मैं मूव कर देता हूँ रमजान के फोल्डर के अंदर, ठीक है। उसके लिए दो कमांड्स हैं, एक कॉपी
होती है और cp और एक mv होता है फॉर मूव, ठीक है। तो मुझे फाइल्स मूव करनी है, कौन कौन सी फाइल मूव करना चाह रहा हूँ, 1.txt मूव करना चाह रहा हूँ और 2.pdf जो है ये मूव करना चाह रहा हूँ। कहाँ पे करना चाह रहा हूँ, रमजान के फोल्डर के अंदर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप स्लैश रमजान भी लिख सकते हैं, हिट एंटर, सॉरी। तो अब एलएस करता हूँ तो मुझे दिखाएगा कि यहाँ पे ना, यहाँ की फाइल सारी मूव हो गई हैं रमजान के अंदर। तो मैं क्लियर करके रमजान का फोल्डर देखता हूँ। हम चलते हैं रमजान के फोल्डर के अंदर, तो CDRAMZN रमजान, वहां पे एलएस करते हैं, सारी फाइल्स और कंटेंट लिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो फाइल्स हमने मूव की थी वो मूव हो गई हैं। ओके, क्लियर है। अब इन फाइल्स को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, RM फॉर रिमूव। कोई भी फाइल डिलीट करनी है तो फॉर एग्जांपल 1.txt करता हूं तो ये फाइल रिमूव हो जाएगी। एलएस करके दिखाता हूं तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक फाइल नजर आ रही है, सिर्फ एक फाइल पड़ी है, 1.txt रिमूव हो चुकी है। सुल्तान के फोल्डर के अंदर जाके हमने रमजान का फोल्डर क्रिएट किया था, यहाँ पे दो फाइल्स हमने मूव की थी, एक को हमने डिलीट कर दिया, एक अभी भी मौजूद है। तो जब भी आपको फाइल डिलीट करनी है तो आप rm1.txt के साथ rm के साथ आप रिमूव कर सकते हैं फाइल को, फॉर रिमूव। अब मैं अगर पूरा फोल्डर डिलीट करना है तो मैं पहले फोल्डर से बाहर आऊंगा, ठीक है। रमजान का फोल्डर था, इससे बाहर आते हैं। तो अब सुल्तान के फोल्डर के अंदर हूं, मैं एलएस करके आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पे हमारे पास रमजान का फोल्डर मौजूद है। अब रिमूव फाइल के लिए सिंपल RM फॉर रिमूव। अगर आप डायरेक्टरी रिमूव करना चाह रहे हैं, यानी फोल्डर को रिमूव करना है, तो आप RM DIR लिखते हैं, रिमूव डायरेक्टरी, और RAMZAN रमजान। पहले मुझे दो फोल्डर और क्रिएट कर लेने दें। मिसाल के तौर पे मुझे लाइबा बताएंगी कि फोल्डर क्रिएट करने की क्या कमांड है। मेक डायरेक्टरी, और मैं बना लेता हूँ बिलावल। मेक डायरेक्टरी की हमने, अच्छा जी, तो क्लियर करते हैं, लिस्ट करते हैं कौन कौन से फोल्डर हैं। बिलावल जो है ये मैंने बना तो लिया है, लेकिन ये लग मुझे वायरस की वायरस रहा है, मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, मैं अपनी डिवाइस खराब नहीं करना चाह रहा। तो डायरेक्टरी, रिमूव डायरेक्टरी के लिए RM फॉर रिमूव, DIR फॉर डायरेक्टरी। तो बिलावल को हम रिमूव कर देते हैं। तो बिलावल भाई अल्लाह हाफिज, एलएस किया तो बिलावल साहब घर पहुंच गए हैं। अब रह गया रमजान, रमजान को घर पहुंचाना है, तो यही कमांड देखते हैं, RM फॉर रिमूव, DIR फॉर डायरेक्टरी, रिमूव डायरेक्टरी, और रमजान को डिलीट करना है। ये कह रहा है फेल टू रिमूव रमजान डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। ये क्या बात हुई, बिलावल के लिए काम कर गया लेकिन रमजान के लिए कर नहीं रहा। सर इसमें जो फाइल है उसमें कंटेंट पड़ा होगा। बिल्कुल। अब लिनक्स की एक बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि जब भी आप किसी फोल्डर को डिलीट करना चाह रहे हैं सिंपल कमांड के साथ, तो ये आपको एक बार बताती है कि भाई वो फोल्डर जो है वो एम्प्टी फोल्डर नहीं है जो आप डिलीट करना चाह रहे हो। पहले देख लो कि उसके अंदर काफी सारी फाइल्स पड़ी हैं, अगर कोई काम की फाइल है तो जाके एक बार देख लो, ठीक है। तो हमने देखनी नहीं है, हमने देखी हुई है, तो मैं इसे रिमूव फोर्सली करूंगा, ठीक है। तो आप लिखते हैं RM फॉर रिमूव -RF, रिमूव फोर्सली, जबरदस्ती रिमूव करना है मैंने। तो रमजान लिख के इंटर कर दूंगा, रमजान साहब भी कट लिए। क्लियर करता हूं तो ना रमजान बचा और ना बिलावल, रहे अल्लाह का नाम, ठीक है। हमने फाइल क्रिएट करनी सीखी, फाइल के अंदर रीड जो है लिखना सीखा, फाइल को रीड करना सीखा, इसके साथ साथ हमने फोल्डर रिमूव करना सीखा, फोल्डर क्रिएट करना सीखा, और आप मल्टीपल फोल्डर्स भी एक कमांड के साथ बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप एक ही कमांड के साथ फाइल और फोल्डर दोनों भी बना सकते हैं, ठीक है। आप कमांड्स को जो है वो कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जी, हाँ जी, एक और चीज रह गई।
किसी फाइल या फोल्डर को अगर रीनेम करना होगा तो वो किस तरह करेंगे? हाँ, दैट्स गुड। अब देखते हैं जी हमने फाइल और फोल्डर को रीनेम कैसे करना है। मैं चलता हूँ पहले CD सुल्तान के फोल्डर के अंदर, सेम एज इट इज। उससे पहले मैंने डेस्कटॉप पे जाना था, उसके बाद हमने सुल्तान के अंदर जाना है, यहाँ पे एलएस कर लेते हैं। अच्छा, मूव की कमांड अगर आप एक ही जगह पे कुछ इस तरह से देते हैं कि मिसाल के तौर पे ये 3.html की फाइल है, ठीक है, और इसी फाइल को जो है मैंने रीनेम करना है, तो मैं इसी कमांड के साथ रीनेम करूंगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको यहाँ पे ये फाइल भी दिखाता हूँ, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस सुल्तान, ये बड़ी है, ठीक है, और इसी के अंदर हम जो है इसे हम चेंज करना चाह रहे हैं 10.txt के नाम से। हिट एंटर, तो आपकी फाइल जो है ये 10.txt के नाम से रीनेम होगी, ठीक है। सिंपल, अगर आप सेम डायरेक्टरी के अंदर फाइल या फोल्डर को रीनेम कर रहे हैं तो आप मूव की कमांड के साथ कर सकते हैं। लेट मी क्लियर इट। और इसी तरह से कॉपी की कमांड भी देखते चले। ls किया मैंने, तो मेरे पास 10.txt है, 4.js है और class.txt है। कॉपी जी सर, अगर तीनों जो अभी क्या कहते हैं, तीनों फाइल अगर हम क्या कहते हैं वो करें, रीनेम करें, तो उसके लिए मतलब तीनों के नाम लिखें या फिर अलग अलग करना पड़ेगा? सीक्वेंस के अंदर लेट्स चेक। मूव लाइक 10.txt, 4.js एंड class.txt को हम जो है वो चेंज कर लेते हैं 1.txt, 2.txt and 4.txt. 4.txt नो फाइल। अच्छा जी, यहाँ पे एक फाइल कह रहा है, बाकी सारा 4.txt नो फाइल और डायरेक्टरी। लेट मी क्लियर इट। एक फाइल है, दूसरी फाइल है, तीसरी फाइल है, और यहाँ पे हमारे पास 2.txt है, 4.txt है, और एक हम जो है 5.txt अगर क्रिएट कर लें तो नो सच फाइल नहीं हो रहा है, एक कमांड के साथ इस तरह से नहीं हो रहा है। अच्छा जी, और क्या रह गया आज की क्लास के लिए? हम जो है सीपी कर रहा था मैं, एलएस किया, सीपी कॉपी करना है 10.txt को और किस फाइल के अंदर, a.txt के अंदर। तो ये हमारे पास 10.txt भी है और a.txt, ये अलग से फाइल बन गई। अगर मैं इसमें कुछ लिखता हूँ, लाइक कुछ भी लिख के और फिर इसे कॉपी करता हूँ, फिर क्या होता है, यहाँ पे सेम एज इट इज, और इसे मैं b कर लेता हूँ, यहाँ पे b.txt, और वही कंटेंट हमारे पास सारा मूव हो गया, कॉपी हो गया। फाइल के साथ हमने खेलना सीख लिया, डायरेक्टरीज के साथ हमने खेलना सीख लिया। इसके बाद एक होता है ls-l। जब इंटर हिट करूंगा तो मुझे यहाँ पे -l जो है ये कुछ लिस्ट करके दिखा रहा है, और कुछ चीजें मुझे यहाँ पे शो हो रही हैं। ये क्या चीज है, ये क्या है, ये क्या है, और ये सारी चीजें क्या है, ये हम डिस्कस करते हैं। जब भी आप लिनक्स यूज करते हैं तो सेम एज इट इज, जिस तरह से हमारे पास विंडोज हैं, विंडोज के अंदर आपका एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है, एक आपका जो है वो गेस्ट अकाउंट होता है, एक नॉर्मल जर्नल यूजर अकाउंट होता है, तो आप डिफरेंट अकाउंट्स क्रिएट कर लेते हैं। लिनक्स के अंदर भी डिफरेंट अकाउंट्स हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है जिसे हम रूट यूजर कहते हैं या सुपर यूजर कहते हैं। जब भी हमें कोई भी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल करनी है, या कोई भी इसकी डायरेक्टरीज के अंदर चेंजेस करनी है, या कोई भी एक ऐसे रिसोर्सेज चाहिए जो कि इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के
जो मेजर रिसोर्सेज है अगर उन्हें हासिल करना है तो हमें एज अ सुपर यूजर इसे कमांड देनी पड़ेगी, ठीक है। कोई फाइल ऐसी डिलीट कर रहे हैं जो कि इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की खुद की फाइल है, सेटअप की, उसे डिलीट करना है या उसे अपडेट करना है, ओपन करना है, तो सुपर यूजर बनना पड़ेगा हमें, जिसके पास सारी प्रिविलेजेस होती हैं, सारी पावर होती है। एक होता है इसमें सुपर यूजर, एक होता है जर्नल यूजर, ठीक है, जिसको हम स्टैंडर्ड यूजर कहते हैं, और एक होता है हमारे पास वो यूजर जो कि ग्रुप्स और अदर यूजर्स हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है ये बताती है कि एज अ सुपर यूजर, यानी जो आप एज अ जर्नल यूजर जो फिलहाल आपके पास कमांड है वो इस फाइल को रीड और राइट करने की कमांड है, ठीक है। आर फॉर रीड एंड डब्ल्यू फॉर राइट, रीड और राइट करने की कमांड है। एक ग्रुप यूजर होता है। ग्रुप यूजर मीन कि आप डिफरेंट यूजर्स के ग्रुप्स बना के उन्हें एक नेम दे सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, क्योंकि मैंने पहले बताया कि एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ये जो है आप इसे लिनक्स को यूज करते हैं, जितने भी एप्लीकेशंस के जो बैकएंड पे सर्वर्स हैं वो इसके ऊपर जो है बनते हैं। तो मिसाल के तौर पे डिफरेंट यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट का एक अलग से जो है फाइल है, एक अलग से फोल्डर है, उसकी अलग सी वेबसाइट है। तो लिनक्स के अंदर हर यूजर, हर फैकल्टी मेंबर के लिए या हर एक ग्रुप के लिए एक अलग से ग्रुप क्रिएट कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब ये प्रिविलेजेस उन ग्रुप्स के लिए हैं और ये कुछ अदर यूजर्स हैं अगर तो उस सिस्टम पे मौजूद हैं तो उसके लिए होता है। तो यहाँ पे 3 किस्म के यूजर्स की प्रिविलेजेस यानी उनके जो इख्तियारात हैं उनके बारे में बताया गया है कि कौन सा यूजर क्या कर सकता है इस फाइल के साथ, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे यूजर आईडी बताई गई है। यूजर आईडी फिलहाल मैं रमजान यूजर हूँ तो मेरी एक यूनिक आईडी है जिससे आइडेंटिफाई होता है कि यूजर है कौन सा। सुपर यूजर की यूजर आईडी 0 होती है ऑलवेज, उसके बाद जो यूजर है उसकी ग्रुप आईडी यूजर आईडी 1 है। इसी तरह से जितने यूजर्स क्रिएट करते जाएंगे उनकी आईडी अलग होती जाएगी, एक यूनिक नंबर है। और उसके बाद ये मुझे बता रहा है यूजर नेम कौन सा है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे बता रहा है कि फाइल साइज कितना है और किस महीने के किस डेट के अंदर जो है ये मॉडिफिकेशन हुई है लास्ट इसकी, और ये सारा कुछ। अगर मैं एज अ सुपर यूजर बनना है तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास कमांड होती है sudo su, सब्स्टिट्यूट यूजर भी कह सकते हैं आप, सुपर यूजर डू भी कह सकते हैं इसे। तो इंटर करेंगे तो आपसे ये पासवर्ड मांगेगा, ये वही पासवर्ड है जो आप लिनक्स यूज करने से ओपन करते हैं तो आपसे पासवर्ड मांगता है, काली पासवर्ड मांगता है, ये जो आपने पासवर्ड चेंज करके दिया है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। मेरा फिलहाल जो पासवर्ड है मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। अब यहाँ पे एक सिक्योरिटी जो है बना के रखी है लिनक्स ने, कि जो भी आप पासवर्ड देते हैं यहाँ पे शो नहीं होता लेकिन टाइप हो जाता है, तो कोई शोल्डर सर्फिंग नहीं कर सकता इस पे। इंटर करेंगे तो यहाँ पे रूट लिख के आ गया, इसका मतलब है कि मैं अब सुपर यूजर हूँ, ठीक है। और अगर फिर से मैं देखूं इसी तरह से ls-l के साथ तो मुझे बताएगा कि एज अ सुपर यूजर जो है मेरे पास फिलहाल प्रिविलेजेस कौन सी हैं। एज अ सुपर यूजर मेरे पास वही प्रिविलेजेस हैं। लेट मी क्लियर इट। अच्छा जी, ये हो गया सुपर यूजर और नॉर्मल यूजर। जब भी आपको कोई भी टूल जो है वो रन करना है तो मोस्टली आपसे यूजर जो सिस्टम है वो रूट प्रिविलेजेस मांगता है। इससे एग्जिट होना है तो आपको सिंपल एग्जिट लिखना है, तो आप एग्जिट हो जाते हैं अपने नॉर्मल यूजर के अंदर। अब कोई भी कमांड है, मिसाल के तौर पे ls है, ये ls लिस्ट कमांड सिर्फ एक कमांड नहीं है, इसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। अब हर एक कमांड का डिफरेंट पैरामीटर है और एक पूरा मेन्यू है, उस मेन्यू को आप रीड करना चाह रहे हैं और उस कमांड को देखना चाह रहे हैं कि आप किस किस तरीके से उस कमांड को यूज कर सकते हैं, तो आपने डैश ls लिखना है। ls लिखने के बाद आप हेल्प भी लिख सकते हैं या आप उसका मेन्यू पढ़ने के लिए man ls भी कर सकते हैं। तो ये मैनुअल दिखाता है कि ये कमांड जो है ये डायरेक्टरीज के कंटेंट को लिस्ट करने के लिए जो है, इसका नाम जो है क्या है, इसे आप यूज किस तरह से कर सकते हैं। ls कमांड है, उसके बाद आप जो भी ऑप्शन लिखना चाह रहे हैं लिख सकते हैं, जिस फाइल के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं उसका नेम लिखते हैं। फिर आपको ये बता रही है इसकी डिस्क्रिप्शन के लिस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइल्स द करंट डायरेक्टरी बाय डिफॉल्ट। तो इसके मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट्स हैं कुछ, अगर तो आप -a के साथ लिखना चाह रहे हैं तो ये आपको ऑल कंटेंट दिखाएगी उस डायरेक्टरी का। इसी तरह से -A इसका अलग है, -B इसका अलग है, तो -C
-df, जिस तरह से मैंने लास्ट टाइम फोर्सली किया था rm के साथ। तो यहाँ पे काफी सारे हमारे पास पैरामीटर्स हैं डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर यूज होने के लिए, ठीक है। तो आपने मिसाल के तौर पे, मैं अगर यहाँ से एग्जिट हो जाऊं, Q प्रेस करने के बाद आप एग्जिट हो जाते हैं। ls किया, यहाँ पे कुछ फाइल्स दिखा रहा है, ठीक है। ls-a करूंगा तो मुझे एक हिडन फाइल्स भी यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। ये हिडन फाइल्स है और ये एक लाइन के अंदर आ रही है, मुझे लिस्ट के अंदर देखना है तो मैं ls-la करूंगा तो मुझे लिस्ट के अंदर दिखाएगा। अब कुछ फाइल्स और कुछ डायरेक्टरीज ऐसी होती हैं जो कि हमें शो नहीं होती टू एनहांस अ यूजर इंटरफेस, ठीक है। लिनक्स के अंदर हर डायरेक्टरी या हर फाइल के फोल्डर के अंदर हो सकता है कि कुछ ऐसी फाइल्स या फोल्डर्स बाय डिफॉल्ट बन जाते हो जो कि हमें शो नहीं हो रहा है, या जब CTF करते हैं, कैप्चर द फ्लैग करते हैं, तो कुछ फाइल्स और फोल्डर्स को हाइड कर रखा होता है नॉर्मल यूजर्स के लिए। तो अगर आपको वो देखने हैं तो -a जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होता है। ये आपको दिखाता है उस डायरेक्टरी के अंदर कितनी हिडन फाइल्स मौजूद हैं, कितने हिडन फोल्डर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक फोल्डर और ये दूसरा फोल्डर है, इनके कोई नाम नहीं है लेकिन ये फोल्डर्स मौजूद हैं। अगर मैं वापस जाता हूँ डेस्कटॉप के अंदर और डेस्कटॉप पे भी मुझे अगर हिडन फाइल्स और फोल्डर्स देखने हैं तो मैं ls करके -al या la कुछ भी आप लिख सकते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, करूंगा तो मुझे कुछ हिडन फाइल्स दिखा रहा है। rocku.txt ये हिडन है, एक्टिव डायरेक्टरी सिनेरियोज ये हिडन है, इसी तरह से ये हिडन फाइल पड़ी है मेरे पास, ठीक है। अगर मैं और हिडन फाइल्स देखूं तो ये भी हिडन फाइल्स पड़ी हैं। तो ये आपको हिडन फाइल्स आपकी शो करता है। क्लियर इट? इसी तरह से मैंने आपको rm दिखाया रिमूव के लिए। अगर उसका मैनुअल देखना है तो आप सिंपल देख सकते हैं इस तरह से। ये आपको बताता है कि -f मैंने जिस तरह से फोर्सली रिमूव करने के लिए किया था, ठीक है, और r रिमूव डायरेक्टरीज एंड देयर कंटेंट रिकर्सिवली, ठीक है। तो ये सारी चीजें Q प्रेस करेंगे तो आप इससे बाहर आ जाएंगे। इजी है सर। अच्छा। फाइल्स की परमिशंस कैसे चेंज करते हैं? क्या चीज? फाइल्स की परमिशंस, लाइक अगर मेरा कोई PDF है। हाँ, मैं तो अभी चलते हैं उस पे भी। अच्छा, मिसाल के तौर पे अब एक और चीज, एक कमांड है rm, ठीक है, rf रिमूव फोर्सली /static.static, ये कमांड होगी, या स्टैटिक का मतलब ऑल, ठीक है। किसी डायरेक्टरी के अंदर अगर मैं ये जो है कमांड रन कर दूं, अगर डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर हूं और ये कमांड रन कर दूं तो डेस्कटॉप के अंदर जितनी फाइल्स और फोल्डर्स हैं सारे एक ही कमांड के साथ डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। अगर तो आप सुपर यूजर नहीं हैं तो पहले ये आपको वार्न करेगा और आपसे कहेगा कि आप सुपर यूजर बने, उसके बाद आप जो कर सकते हैं, आपको जो करना है कर लें, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो ये एक बार कंफर्म करता है कि कोई फूल में किसी ने उड़ाना तो नहीं है कुछ, ठीक है। सुपर यूजर की प्रिविलेजेस के साथ ही ये कमांड रन होगी। इन केस अगर आप टर्मिनल ओपन करते ही सेम कमांड यही दे दें, ठीक है, -rf और दिस वन, आप अगर तो वर्चुअल बॉक्स यूज कर रहे हैं तो आपकी सिर्फ वर्चुअल बॉक्स में मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लिनक्स का, वो टोटल उसकी फाइल्स और डायरेक्टरीज, टोटल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अगर आप जिस तरह से मैं यूज कर रहा हूं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, टोटल ही मैं लिनक्स यूज कर रहा हूं, मैंने कोई वर्चुअलाइजेशन नहीं कर रखी। अगर मैं ये कमांड देता हूं या इसी तरह से ये कमांड देता हूं कि //and ये कमांड दूंगा तो मेरी पूरी हार्ड डिस्क रिमूव हो जाएगी, ठीक है। टोटल डाटा, इवन ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स, हर एक चीज टोटल हार्ड डिस्क मेरी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी कमांड्स एज अ सिंपल यूजर आप नहीं रन कर सकते। तो एक जो है सिक्योरिटी के लिए उन्होंने ये ऐड कर रखा है, जब भी आप कुछ ऐसी कमांड्स या टूल्स यूज करने हैं जो कि सिस्टम के लिए हार्मफुल हो सकते हैं या किसी यूजर के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, तो एज अ सुपर यूजर आपको स्विच करना पड़ता है, ठीक है। अब कोई भी फाइल आपको डाउनलोड करनी है इंटरनेट से अपने लिनक्स के अंदर, तो उसके लिए कुछ कमांड्स हैं, wget और एक कमांड होती है कर्ल की,
ठीक है, ये कुछ कमांड्स हैं जिनके साथ आप थ्रू द टर्मिनल आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम जो है डाउनलोड करते हैं, मैं गिटहब से ही कोई टूल उठा लेता हूँ। लास्ट टाइम हमने ज़ेडफिशर और ये देखा था, तो मुझे किसी ने कहा भी था कि सर जो है ऐसे यूज़ नहीं करना आ रहा, तो हम फिर से कर लेते हैं। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टूल है, ठीक है, और मुझे इसे डाउनलोड करना है, यानी इस पूरे टूल को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से इसकी जो है लिंक इसे कॉपी, यहाँ पे लिख लें जी wget, तो आपका ये टूल टोटल डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, थ्रू द टर्मिनल। और ये कहाँ पे आएगा, ये आपकी डेस्कटॉप पे आएगा, क्योंकि मैं डेस्कटॉप एलएस करता हूँ। तो नाम क्या था हमारे टूल, MIP00 MIP22, ठीक है। अब इस टूल के अंदर मुझे इंटर होना है, तो मैं सिंपल टूल का नेम लिखूंगा, फोल्डर का नेम लिखूंगा। तो कह रहा है इट्स नॉट अ डायरेक्टरी, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये फाइल है, ये फोल्डर है, और किस तरह से ये डाउनलोड हुई है। तो देखते हैं, LS किया, -LA किया, -L कर लेते हैं, हिडन नहीं देखा हम, तो अभी MIP है। तो MIP सिर्फ हमारे पास जो है रीड और राइट के एग्जीक्यूशन के साथ आई है, तो एज अ फोल्डर नहीं आया। ये कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, ये, ठीक है। अच्छा जी, एक तरीका ये हो गया, किसी भी चीज़ को आपको डाउनलोड करना है, तो जब भी आप गिटहब से कोई टूल डाउनलोड करेंगे, तो आपको ये वाली जो है कमांड या यही लिंक आपने उठा के कॉपी करना है। करने के बाद आप टर्मिनल पे लिखते हैं जी, पहले मूव कर लूं डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप, गिट क्लोन, गिटहब एक हमारे पास ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियोज भी बिल्ड कर सकते हैं। आप जो भी प्रोजेक्ट्स आप करते हैं उनकी डायरेक्टरीज बना के आप पब्लिकली जो है शो कर सकते हैं कि ये मैंने काम किया है। जब भी आप पोर्टफोलियो के अंदर उन जो है उन प्रोजेक्ट्स को दिखा सकते हैं। तो सेम एज इट इज, जितने स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, तो वो अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे पब्लिश करते हैं। प्राइवेट डायरेक्टरीज भी होती हैं, पब्लिक रेपोजिटरीज भी होती हैं। तो यहाँ पे आपको हर तरह का टूल मिल जाएगा रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। आप किसी किस्म का भी टूल उठा सकते हैं। अगर मुझे लास्ट टाइम मेरा जो है हनी पॉट है, अगर मुझे डाउनलोड करना है और इससे रिलेटेड मुझे प्रोजेक्ट्स देखने हैं, तो आप हनी पॉट गिटहब लिखेंगे, ठीक है। तो आपके पास काफी सारे हनी पॉट्स, यहाँ पे जितने हनी पॉट्स हैं उनकी डायरेक्टरीज आपके पास रेपोजिटरीज शो हो रही हैं, ठीक है। किसी को भी आप ओपन करके किसी का भी कोड आप देख सकते हैं, इन्हें यूज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर विद ऑल यूजर मैनुअल। आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाए, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अगर मुझे एंड्रॉइड के लिए कोई टूल देखना है, एंड्रॉइड हैकिंग के लिए मुझे कोई भी टूल देखना है, तो मैं गिटहब से उठा सकता हूँ, ठीक है। तो एंड्रॉइड हैकिंग गिटहब लिखूंगा तो हैकिंग टूल्स आ जाएंगे। मैं इसे ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद मेरे पास स्नाइपर टूल है। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है अटैक सरफेस मैनेजमेंट कितनी तक है, कौन कौन सी चीजें आप इस टूल से परफॉर्म कर सकते हैं। ऑसम हैकर सर्च इंजन्स हैं, यैकेट है, ऑसम वेबसाइट हैकिंग टूल है, ठीक है। 6K स्टार्स है। इसी तरह से एक्टिव डायरेक्टरी एक्सप्लॉयटेशंस हैं, व्हाट वेब है, XXH है, ठीक है। हमारे पास नेट अटैकर है, ऑसम टर्मिक्स हैकिंग टूल है, सोशल बॉक्स है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास सिक्योर ऑसम मोबाइल सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए है, गोस्ट हमारे पास एंड्रॉइड एक्सप्लॉयटेशन फ्रेमवर्क है। इसी तरह से हमारे पास मास्क फिश है, फिशिंग के लिए यूज होता है। तो 100 रेड टीम प्रोजेक्ट्स के नाम से एक टूल है। इसी तरह से IP ट्रेसर है हमारे पास, की लॉगर है। तो काफी सारे आपके पास हैकिंग टूल्स आ जाते हैं। अगर रिलेटेड टू सिर्फ यहाँ पे डॉज रेपर भी है, ब्लैक हैट पाइथन 3, SSH, तो बेइंतहा टूल्स पड़े हैं, ठीक है।
अगर कोई भी टूल आपको यहाँ से उठाना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक टूल उठा लेता हूँ सोशल टर्मिक्स का, ठीक है। बेसिकली ये हमारे पास जो है टूल है ब्रूट फोर्स के लिए। जब भी आप पासवर्ड हैक जो है क्रैक करते हैं तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रैकिंग है। कहीं आप हैश क्रैक कर रहे होते हैं, कहीं आप पासवर्ड्स ब्रूट फोर्स कर रहे होते हैं, कहीं आप डिक्शनरी अटैक्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर आप डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स के साथ कोई भी पासवर्ड हैक करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक टूल है मेरे पास और देखते हैं हम ये क्या कर सकता है हमारे लिए। ये टूल ओपन किया, आपने क्या करना है यहाँ पे, अगर तो जिप फाइल डाउनलोड करनी है इस टूल की कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम जो है जिप फाइल के बजाय ये सारा टूल जो है डाउनलोड करेंगे। इस लिंक को आपने कॉपी कर लेना है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड करने के बाद यहाँ पे गिट क्लोन लिखने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। कीबोर्ड के साथ यहाँ पे कमांड जो पेस्ट और कॉपी की कमांड्स हैं वो कुछ अलग होती हैं, अलग कुछ इस तरह से कि आप विंडोज के अंदर कंट्रोल सी और कंट्रोल वी के साथ कर लेते हैं, लेकिन लिनक्स के अंदर आपको साथ शिफ्ट की भी प्रेस करनी पड़ती है। शिफ्ट कंट्रोल सी के साथ कॉपी, शिफ्ट कंट्रोल वी के साथ पेस्ट। तो मैं एंटर कर दूंगा तो डेस्कटॉप के ऊपर मेरा ये फोल्डर जो मेरा जो ये टूल है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये हमारा टूल जो है वो डाउनलोड हो गया। लिस्ट करते हैं कि कहाँ पे पड़ा है। तो मेरा ये टूल जो है सोशल बॉक्स एस के साथ है, तो ये पड़ा है। नाम आप कॉपी कर लें, ज्यादा लंबा है तो मैं टाइप करने में चेंज डायरेक्टरी, यानी इसकी डायरेक्टरी के अंदर जाना है, इस फोल्डर के अंदर, तो एंटर कर लेते हैं। मैं क्लियर कर लेता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे एलएस करेंगे तो काफी सारी फाइल्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं इस टूल के लिए। यहाँ पे आपको एक .sh की फाइल बनेगी मिलेगी जो कि बॉर्न शेल की फाइल है, शेल स्क्रिप्ट है, और यहाँ पे एक इंस्टॉल की फाइल मिलेगी। जब भी टूल आप डाउनलोड करेंगे, अगर उस टूल में इंस्टॉल की फाइल है तो आप पहले उसे रन करेंगे और फिर उस टूल के नाम की फाइल को रन करेंगे। अब .sh वाली फाइल को आप रन कैसे करेंगे, आप सिंपल बैकस्पेस लिख सकते हैं या आप बाश लिख सकते हैं। तो मैं सिंपल / लिखने के बाद मैं इंस्टॉल वाली फाइल को कॉपी करता हूं, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं, वंस अगेन हिट एंटर। तो परमिशंस डिनाइड, इट मींस ये कहता है कि भाई ये जो आप इंस्टॉल करना चाह रहे हो ना, इसकी परमिशन नहीं है आपके पास, ठीक है। तो परमिशन हम कहां से लेंगे, मुझे कौन बताएगा, मुझे बताएगा आयशा अशरफ बताएगी। परमिशन हम कैसे लेंगे, फरियाद। सलमान, सर आई थिंक एज अ सुपर यूजर कंफर्म नहीं है मुझे। बिल्कुल एज अ सुपर यूजर। और जब भी हम किसी भी जगह पे मौजूद हैं, अगर तो कंप्लीट सुपर यूजर बन सकते हो तो बन लो। अगर सिंपल सूडो su लिखना है दैट्स ओके, ठीक है, आप कर सकते हो। मैं इस तरह से भी सुपर यूजर बन सकता हूँ। लेकिन अगर आपको सिंपल एक फाइल के लिए सुपर यूजर से परमिशन लेनी है तो आप sudo लिख के उस फाइल का नाम लिखो, ठीक है। तो सिंपल उस फाइल का नाम, सलमान माइक ऑफ कर लें। अच्छा जी, तो सिंपल sudo और उस फाइल का नाम। अब ये sudo su लिखने के बाद मैंने हिट इंटर नहीं किया, पासवर्ड नहीं दिया, मैंने सिंपल sudo लिखा है कि मुझे सुपर यूजर से कुछ प्रिविलेजेस चाहिए इस फाइल के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी प्रिविलेजेस दिखाना चाहता हूँ। प्रिविलेजेस देखने के लिए हम ls करते हैं, -l करते हैं, तो आपको बताएगा कि ये जो इंस्टॉल वाली फाइल है ये सिर्फ रीड और राइट की परमिशंस के साथ है, ठीक है। सिर्फ रीड और राइट, एग्जीक्यूशन की परमिशंस नहीं है इसके पास। x होता है फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है, जो कि यहाँ पे एक फाइल है इंस्टेंसेस की, इसके पास है, और ये एग्जीक्यूशन की परमिशंस इसके पास हैं, इसके पास नहीं है। तो मैं क्लियर कर लेता हूँ और मैं एज अ सुपर यूजर sudo su करूंगा और फाइल का नाम दे दूंगा। तो आप इस तरह से भी इसे रन कर सकते हैं। कमांड तो पूरी लिखी नहीं, ठीक है। बाश
इंस्टॉल देखते हैं अब कितनी देर में होता है। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया कि मैं एज अ सुपर यूजर इसे जो है परमिशंस दे रहा हूँ सुपर यूजर की। अब ये कुछ अपने पैकेजेस इंस्टॉल कर रहा है या कुछ चीजें जो है परफॉर्म कर रहा है। इंस्टॉल हो गया और ये कुछ अपने टूल्स इंस्टॉल कर रहा है। जीमेल हैकिंग के लिए है, ब्रूट फोर्सिंग, इसी तरह से फेसबुक ब्रूट फोर्सिंग, इंस्टाग्राम के लिए कर रहा है। अब सर आपने एक फाइल डब्ल्यू गेट से भी डाउनलोड की और गिट क्लोन में से डाउनलोड की, तो इन दोनों में फर्क क्या है? अच्छा, मैंने जब डब्ल्यू गेट के साथ की तो उसने एज अ फाइल उस कंप्लीट फोल्डर को एज अ फाइल डाउनलोड कर दिया, ठीक है, एज अ फोल्डर डाउनलोड नहीं किया, ठीक है। और हमें एज अ फोल्डर चाहिए था तो हमने पूरा फोल्डर क्लोन कर लिया। क्लोनिंग, अगर कोई बायो का स्टूडेंट है तो उसे इस चीज का अंदाजा होगा अच्छा खासा। क्लोनिंग हम कहते हैं किसी भी चीज की हूबहू कॉपी क्रिएट करना, ठीक है। तो वहाँ पे टोटल जो है वो कॉपी कर रहा करके यहाँ पे हमें उसने एक फोल्डर क्रिएट करके दिया जिसके अंदर बाकी सब फोल्डर्स और फाइल्स थी। इसी तरह से हमारे पास एक कमांड होती है कर्ल की। लाइक अगर मैं इसी को ही कर्ल करना चाह रहा हूँ मैं कर सकता हूँ, यानी डाउनलोड करना चाह रहा हूँ तो मैं कर्ल की कमांड से भी डाउनलोड कर सकता हूँ क्लिप, या आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, जस्ट कॉपी और यहाँ पे, तो ये भी डाउनलोड कर देगी फाइल को। ये भी फाइल डाउनलोड हो चुकी। अच्छा जी, यहाँ पे ये कह रहा है जी पाइथन 2 वाज नॉट इंस्टॉल्ड, टू इंस्टॉल्ड, पाइथन 2 इज नॉट इंस्टॉल्ड। अब ये क्या चीजें हैं, जब ऐसे एरर आते हैं तो इसका मतलब ये है कि पाइथन का वर्जन 2 मिसिंग है। ये हमारे पास एक पैकेज होता है PIP 2, ये मिसिंग है। तो जो भी पैकेज आपका मिसिंग होता है, ये जो भी आप जो है वो इंस्टॉल करना चाह रहे हैं लिनक्स के अंदर, तो आपके पास कमांड होती है apt इंस्टॉल की, ठीक है। apt इंस्टॉल मुझे पाइथन 2 करनी है, ठीक है, तो मैं पाइथन 2 लिखूंगा, पाइथन वर्जन 2 इंस्टॉल हो जाएगी। इंटर करता हूं तो मुझे ये कह रहा है परमिशन डिनाइड। वंस अगेन मैं आपको बताना चाह रहा था कि एज अ सुपर यूजर इसे करना है, ठीक है, sudo के लिए एज अ सुपर यूजर। तो ये हैज नो इंस्टॉलेशन कैंडिडेट, पाइथन 2 इज नॉट अवेलेबल बट इज रेफर टू अनदर पैकेज। पाइथन 2 अवेलेबल नहीं है कह रहा है। पाइथन sudo apt install पाइथन 2 and पाइथन 3 पैकेज है। टिप करके देखते हैं, sudo apt install, ये भी पिक, तो ये भी ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल्ड है, न्यूएस्ट वर्जन पाइथन 3 पिप। और पाइथन 2 पिप करके देखते हैं, पाइथन 2 अनएबल टू लोकेट, कोई मसला आ रहा है, ये लोकेट नहीं कर पा रहा। अच्छा जी, हमने क्या किया, मैं ls करता हूं तो इसने कुछ अपनी इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के बाद ना कुछ फोल्डर्स बना दिए हैं, जीमेल हैक के लिए, फेसबुक हैक के लिए, ठीक है, इंस्टाग्राम हैकिंग के लिए भी। तो इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब रह गया सोशल बॉक्स। सोशल बॉक्स हम फिर से इसकी परमिशंस देख लेते हैं एक बार, ठीक है, -l लिखूंगा तो सोशल बॉक्स के पास एग्जीक्यूशन परमिशंस मौजूद हैं, तो मैं इसे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। ये x एग्जीक्यूट के लिए होता है यहाँ पे, तो लेट मी क्लियर, अब मैं इसे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। bash सेम social box.sh, इसे कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, इंटर कर दो। सर bash कमांड किस लिए यूज होती है यहाँ पे? जब भी कोई sh की फाइल आपको रन करनी है तो आप bash कमांड देके उसे रन करते हैं। अच्छा, फिर से यहाँ पे मुझे एज अ रूट यूजर परमिशन डिनाइड दे रहा है,
लेकिन फिर भी ये इंस्टॉल हो गया है। ये सोशल बॉक्स इस तरह से इसका जो है वो बैनर आया है, मेन्यू के लिए बता रहा है अगर आपने ब्रूट फोर्सिंग करनी है फेसबुक अकाउंट के ऊपर, जीमेल या इंस्टाग्राम के ऊपर या ट्विटर के ऊपर, तो आप ये डिफरेंट टूल्स दे रखे हैं इसने। फॉर एग्जांपल मैं जीमेल के लिए करता हूँ, तो मुझे ये कहता है कि ब्रूट फोर्स कुछ पैकेज इंस्टॉल है इसके हमें करने पड़ेंगे। तो बैक टू द मेन्यू, परमिशंस। अब देखो ये टूल सही तरह से काम नहीं कर रहा क्योंकि हम सुपर यूजर नहीं है, तो कंप्लीट सुपर यूजर बनते हैं। बनने के बाद एलिस करता हूँ और फिर से इसे रन करके देखते हैं। मैंने एज अ सुपर यूजर रन किया तो इसने क्या किया, इसने ब्रूट फोर्स मैंने फेसबुक के लिए कहा है तो इसने कहा है जी आप ईमेल या फेसबुक आईडी या यूजर नेम या नंबर आप बताएं जिसकी भी फेसबुक अकाउंट को आपने ब्रूट फोर्स करना है। तो वैसे मेरा फेसबुक अकाउंट है कोई नहीं, लेकिन मैं ट्राई कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम जैन भाई, क्या हाल है? सर मेरा अकाउंट कर दो। आपका भी कर लेते हैं। अच्छा यार, यहाँ पे ना वर्ड लिस्ट मांग रहा है। कीप इन माइंड, जब भी आप जाते हैं किसी के फेसबुक, जीमेल, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, इन सभी के अकाउंट्स के ऊपर ब्रूट फोर्स करने के लिए, तो या कोई भी पासवर्ड क्रैक करने के लिए दो सिनेरियोज होते हैं। एक होता है वो पासवर्ड निकालने जो कि हो सकते हैं कि उसके मोस्टली पासवर्ड्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैनुल हसन है, मेरा दोस्त है, मेरे ही हॉस्टल में रहा है, हमारे रूम के साथ ही रूम थे। अब इस बंदे को टारगेट करना मेरे लिए इजी था, ठीक है। मैं इस बंदे का नाम जानता हूँ, मैं इस बंदे के जो है वो कुछ काफ़ी सारी चीज़ें जानता है। डेट ऑफ बर्थ हो गया, CNIC नंबर मुझे मिल सकता है इस बंदे का, मुझे इस बंदे के अब्बे का नाम मिल सकता है, ठीक है। तो इवन मैं इस बंदे का लैपटॉप भी यूज कर सकता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें जो है मेरे हाथ लग सकती हैं। तो अब उन सारी चीज़ों को मिला के हमारे पास यहाँ लिनक्स के अंदर एक ऐसे टूल्स मौजूद हैं जिनको जो है हम वो सारी इंफॉर्मेशन दे के इस बंदे की एक कस्टमाइज्ड, एक टारगेटेड वर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, पासवर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं कि इस बंदे के पॉसिबल पासवर्ड्स इन पासवर्ड में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो वो एक पूरी हमें टारगेटेड यूजर लिस्ट या पासवर्ड लिस्ट हमें क्रिएट करके दे देगा। उसके साथ हम ऐसे टूल्स यूज करके एक एक पासवर्ड मैच करके देख सकते हैं इसके अकाउंट्स के साथ। हो सकता है कि कोई उस टूल ने कस्टमाइज करके किसी भी एल्गोरिथम के साथ मुझे पासवर्ड दे दिया हो इस बंदे का, ठीक है, और मैच कर गया हो। एक टारगेटेड लिस्ट बाय सोशल इंजीनियरिंग, बाय इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है, एक वो है। और दूसरा होता है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्सिंग के अंदर क्या होता है कि हम यूजर नेम या पासवर्ड जो है कॉम्बिनेशन बाय कॉम्बिनेशन हम मैच करके देखते हैं। पहला लेटर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने पॉसिबल कैरेक्टर्स हैं, अगर नंबर्स हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज हैं या अल्फाबेटिक हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, जो चीज भी है वो पॉसिबल एक एक कैरेक्टर के ऊपर जाके कॉम्बिनेशन लगा के वो एक एक चीज को जो है वो क्रैक करने की कोशिश करता है। वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। एट द एंड आपको पासवर्ड तो क्रैक मिल जाता है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। हो सकता है कि अगर आपका जो 4 हिस्से का पासवर्ड है सेकंड्स में क्रैक हो जाता है, आपका 6 डिजिट पासवर्ड है उसके ऊपर आधा घंटा लगता है, ठीक है। 8 डिजिट के पासवर्ड के ऊपर आपका जो है जितने भी सारा कुछ मिला लिया आपने, तो हफ्ता 10 दिन लगते हैं, ठीक है। और अगर इस बंदे का पासवर्ड ऐसा है जो कि 12 डिजिट्स या 16 डिजिट्स पे है, मुझे साल लग जाएंगे, ठीक है। तो उस लिहाज से हम एक जो है स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि इस बंदे की इंफॉर्मेशन गैदरिंग करूं, सोशल इंजीनियरिंग करूं, इस बंदे के बारे में जानूं, इसकी हॉबीज क्या हैं, इसकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, ठीक है, इसके फादर नेम क्या है, इसकी मदर नेम क्या है, इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसका फेवरेट नंबर क्या है, इसका फेवरेट फूड क्या है, ठीक है, इसकी फेवरेट गेम कौन सी है, ठीक है। मैं एक पूरी लिस्ट क्रिएट करके एक कस्टमाइज टारगेटेड लिस्ट बना दूंगा और मेरा काम इजी हो जाएगा। इसने दिया हुआ है, ये हमारा लिस्ट के ऊपर काम करता है, ठीक है, टारगेटेड लिस्ट।
और हम टारगेटेड लिस्ट बना के भी देखेंगे। हम इतनी ज़बरदस्त टारगेट लिस्ट बना सकते हैं कि आपकी सोच है। मैं इवन अपने कुछ अकाउंट्स की लिस्ट भी बना के आपको दिखाऊंगा और किसी यहाँ पे मौजूद किसी बंदे के भी हम टारगेट करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा गिटहब से डाउनलोडिंग का। क्लियर है? आप देखें तो 1 से लेके 6 तक, इसी तरह से हमारे पास 1 से लेके 9 तक, 6 तक क्वालिटी हमारे पास जो है पूरी की पूरी लिस्ट पड़ी है मोस्ट कॉमन पासवर्ड्स लिस्ट के लिए। अगर मैं देखूं हमारे पास यहाँ पे पासवर्ड लिस्ट, तो मिलियन एंड बिलियंस ऑफ पासवर्ड्स हमारे पास पूरी की पूरी लिस्ट बनी पड़ी है, ठीक है। और काफी सारे पासवर्ड लिस्ट हमें लिनक्स भी देता है बाय डिफॉल्ट। अगर आप चलें इधर पैरेट के अंदर, ठीक है, पैरेट के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे चलें अपनी रूट डायरेक्टरी के अंदर जाने के बाद फाइल सिस्टम के अंदर हमारे पास एक ETC का फोल्डर है। ETC के फोल्डर के अंदर नीचे जाएंगे तो आपको एक वर्ड लिस्ट का फोल्डर भी मिलेगा, ठीक है, PQRS। आई थिंक बिन है, कहाँ पे गया? यूजर दैट्स वन। यूजर शेयर के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा W के अंदर वर्ड लिस्ट का ऑप्शन। सर आपके लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो रही है? हुमा आप यहाँ पे मौजूद हैं? ओके, थैंक यू। ये हमारे पास वर्ड लिस्ट है। यहाँ पे हमारे पास काफी सारी वर्ड लिस्ट मौजूद हैं। एक वाईफाई के लिए वर्ड लिस्ट मौजूद है, rocku.txt। ये मोस्ट जो डेटाबेस हैक्स होती हैं ये उनकी अपडेटेड वर्ड लिस्ट होती है। nmap के लिए है, ये हमारे पास हैश क्रैक करने के लिए है, ब्रूट फोर्सिंग करने के लिए। तो मेटास्प्लॉइट, डरबस्टर, डायरेक्टरी बस्टर, ब्रूट फोर्स स्प्रे, लॉगिन, डिफरेंट लॉगिन पेज के ऊपर, डिफरेंट सर्विसेज के ऊपर ब्रूट फोर्स करने के लिए हमारे पास यहाँ पे काफी सारी पासवर्ड्स और यूजर नेम्स की लिस्ट मौजूद है, ठीक है। और एक एक लिस्ट के अंदर बेइंतहा यूजर नेम्स और पासवर्ड्स मौजूद है हमारे पास। अब ये लिमिटेड भी हो सकते हैं और ये जो है बेइंतहा भी हो सकते हैं, लेकिन हम अगर किसी एक पर्सन को टारगेट कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर अपनी टारगेटेड लिस्ट क्रिएट करते हैं। हम वो भी सीखेंगे। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे बकायदा टूल्स मौजूद हैं। अगर यहाँ पे हम जाएं पासवर्ड लिस्ट के अंदर तो यहाँ पे केवल है, क्रंच है, पेपल है, टॉफी है, वर्ड लिस्ट है, ठीक है। वर्ड लिस्ट मैंगलिंग टूल है। तो केवल एक बहुत जबरदस्त है, क्रंच बेइंतहा कमाल का टूल है, ठीक है। तो इन टूल्स के साथ हम जो है पासवर्ड लिस्ट भी, अपनी टारगेटेड पासवर्ड लिस्ट भी क्रिएट करना सीखेंगे। तो अभी ये हो गया हमारा, कितनी चीजें हमने कवर की हैं। डायरेक्टरीज हो गई, फाइल्स हो गई, उसके साथ हमने डाउनलोड करना सीख लिया। गिटहब से हमने कोई टूल यूज करना है तो वो हमने देख लिया। परमिशंस देनी है। सर वो परमिशंस को चेंज करना आपने नहीं बताया। परमिशंस को चेंज करना, लेट्स गो इनटू एलएस के बाद मेरे पास यहाँ पे यही टूल था। सॉरी, डेस्कटॉप पे चलते हैं। डेस्कटॉप एलएस किया। एलएस करने के बाद मेरे पास यही सोशल बॉक्स टर्मिक्स है। इसी को कॉपी कर लेता हूँ, सीडी करते हैं, इसी फोल्डर के अंदर इंटर होते हैं। लेट्स क्लियर इट। करने का जिसके थोड़ा व्यू इसका जो है वो बड़ा कर लो। अच्छा, हमारे पास जो है ना chmod एक कमांड होती है कि चेंज मोड, ठीक है, मॉडिफिकेशन से निकला है, ठीक है, कि मुझे फाइल का मोड चेंज करना है, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं यार मुझे मूड चेंज करना है किसी का, ठीक है। तो पहले मैं देखता हूँ मेरी फाइल्स के मोड हैं कौन कौन से। social box.sh है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसका मोड चेंज करना है, यानी मोड चेंज करना है तो chmod लिखूंगा, +x फॉर एग्जीक्यूशन, +write फॉर रिटर्न, +r फॉर राइटिंग, ठीक है। जो परमिशंस भी देनी है मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे रीड, राइट और एग्जीक्यूशन की देनी है मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह से लिखने के बाद आप फाइल का नेम लिख सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि इस फोल्डर के अंदर इस फाइल को जो है मैं सिर्फ
एग्जीक्यूशन की परमिशन देना चाहता हूँ तो आप इस तरह से देख के फाइल का नेम लिख सकते हैं। तो हिट एंटर करेंगे, ls करूंगा, तो अब इसके पास एग्जीक्यूशन की परमिशंस देखते हैं कि नहीं है। ls-l किया तो इसके पास जो है वो ऑलरेडी एग्जीक्यूशन की परमिशंस हैं। अगर एग्जीक्यूशन की परमिशंस मौजूद हैं तो किसी से परमिशन आप वापस भी ले सकते हैं। सेम कमांड chmod -s, ठीक है, और फाइल का नेम, इससे उसकी परमिशंस आप उससे वापस भी ले सकते हैं। तो यहां से देखें एग्जीक्यूशंस की परमिशंस निकाल दी गई है, ठीक है। इसी तरह से मैं इसे क्लियर करता हूं और मुझे इससे परमिशंस ले लेनी है। कौन सी परमिशंस लूं मैं? आप रीड और राइट की परमिशंस भी मैं इससे निकाल लेता हूं, रीड और राइट की, ठीक है। तो अब इसने कहा है न्यू परमिशंस आर, ठीक है। तो अब इस फाइल को अगर मैं जाके ओपन करने की कोशिश करूं या इसके अंदर कोई चीज लिखने की कोशिश करूं तो हो सकता है या नहीं। तो हम मूव करते हैं इसके फोल्डर के अंदर, सोशल बॉक्स है, ठीक है, और ये बढ़िया हमारे पास, ये देखें लॉक लग गया, ठीक है। इस फाइल को ना मैं ओपन कर सकता हूँ, देखो, और ना मैं इसे रीड कर सकता हूँ ना राइट कर सकता हूँ, और इसके ऊपर लॉक लग गया है कि आपके पास इसके लिए कोई परमिशन नहीं है। सर अगर ये फाइल हम किसी को सेंड करें तो क्या उसको परमिशन सेंड नहीं दिखाएगा, मतलब लॉक दिखाएगा? देखो क्या चीज, अगर ये लॉक फाइल हम किसी को शेयर कर दें तो अगले के बंदे को वही लॉक ही दिखाएगा? लॉक ही दिखाएगा। अच्छा सर, then वो ऐसे ही चेंजिंग कर सकता है लॉक फाइल को, फिर वो परमिशन दे दे ओपन हाँ, कर तो दे? ये सिर्फ परमिशंस पे है। हाँ, इसके ऊपर पासवर्ड आप लगा सकते हैं तो वो अलग बात है। अच्छा, अब मैं इसे रीड और राइट सभी परमिशंस देना चाह रहा हूँ। तो रीड, राइट और एग्जीक्यूशन, इनके अलग से नंबर्स भी हैं, हम उनके साथ भी खेलेंगे। तो अभी फिलहाल मैं इस फाइल का नेम दे देता हूँ, हिट एंटर करूंगा, तो अब इसकी परमिशंस देखते हैं। तो अब इसके पास सारी परमिशंस हैं। मैं इस फाइल को यहाँ पे दिखाऊं तो इसका लॉक हट गया है, ठीक है, और मैं इसे अब ओपन भी कर सकता हूँ। सर पासवर्ड कैसे सेट करेंगे? पासवर्ड्स हम देखते हैं। ओके, क्लियर है? जी सर, बेहतर। अच्छा जी, क्लियर इट। अब चलते हैं जी, क्या कहते हैं, इनके नंबर्स भी होते हैं। कुछ नंबर्स कुछ इस तरह से कि मिसाल के तौर पे हमारे पास रीड है, राइट है और एग्जीक्यूशन है, ठीक है। इनके अलग अलग नंबर्स हैं, ठीक है, और उनका सम करके भी हम जो है वो इन्हें यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं chmod करता हूँ और मुझे परमिशंस वापस लेनी है किस चीज की, रीड या राइट में से किसी एक की भी परमिशन अगर मुझे वापस लेनी है तो मैं आपको पहले बता दूं कि रीड के लिए हम नंबर यूज करते होते हैं 4, ठीक है। इसी तरह से राइट के लिए हम नंबर यूज करते हैं 2, ठीक है। इसी तरह से एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास नंबर जो होता है वो होता है 1। किसी भी फाइल के लिए हम रीड के लिए R यूज कर सकते हैं, राइट के लिए W यूज कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन के लिए E यूज कर सकते हैं, और इन्हें प्लस करके यानी तीनों को ही तीनों परमिशन देनी है सिर्फ एक नंबर के साथ, तो आप 7 यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑल परमिशंस के लिए आप सिंपल 7 यूज कर सकते हैं। और मैंने बताया था कि 3 यूजर्स होते हैं, एक होता है आपका यूजर, एक होता है ग्रुप और एक होता है अदर यूजर्स। अदर यूजर्स, पहले मैं आपको परमिशंस दिखा दूं एक बार फाइल्स की और फिर हम इन्हें यूज करना सीखते हैं। ये ध्यान देना है यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास ये डी जो है ये शो करता है कि आपकी जो फाइल है ये फाइल है या डायरेक्टरी है, यानी फोल्डर है या डायरेक्टरी है। ये डैश आपको बताता है कि आपकी फाइल, आपकी जो है आप फाइल जो है यानी जो चीज यहाँ पे वो एक फाइल है। डी फॉर डायरेक्टरी और ये डैश जो दिया हुआ है इसका मतलब है कि फाइल है फोल्डर के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये जो दिया हुआ है ना रीड, राइट और एग्जीक्यूट, ये पहले 3 हिंट्स है, ये यूजर के लिए है। रीड और राइट एग्जीक्यूट ये ग्रुप के लिए है। रीड, राइट और एग्जीक्यूट ये 3 जो है वो अदर यूजर्स के लिए। मैं एक आपको सिर्फ एक चेंज करके दिखाता हूँ फिर आपको थोड़ी समझ आएगी। मिसाल के तौर पे यही सोशल बॉक्स डॉट sh है और मैं इन तीनों यूजर्स के लिए अलग अलग परमिशंस अलाउ करता हूँ। chmod कर लेता हूँ, जो मेरा फिलहाल का यूजर है मैं उसे परमिशंस देता हूँ ऑल, ठीक है, रीड भी करे, राइट भी करे और एग्जीक्यूट भी करे। अदर यूजर्स के लिए मैं एक परमिशन देता हूँ सिर्फ रीड के लिए, ठीक है, राइट के लिए सॉरी,
और जो अदर यूजर्स हैं वो सिर्फ इसे रीड कर सकें। तो यहाँ पे 3 किस्म के यूजर्स के लिए हम 3 परमिशंस दे रहे हैं अलग अलग, ठीक है। और इसके बाद मैं फाइल का नाम लिख देता हूँ, इंटर करूंगा और मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो देखें, आई होप सो कि आपको थोड़ा क्लियर होगा। मैं 7 दिया था मैंने, फिलहाल जो यूजर यूज कर रहा है उसके लिए। तो 7 के साथ उसने प्लस करके, यानी रीड के लिए हमने 4 का हिस्सा यूज किया, राइट के लिए 2 होता है नंबर, एग्जीक्यूट के लिए 1 होता है, दोनों को प्लस करें तो 7 होता है। 7 जब भी हम यूज करते हैं पहले नंबर पे, तो पहले यूजर को सारी परमिशन दे देता है। दूसरा यूजर हमारे पास ग्रुप था, तो ग्रुप के सिर्फ राइट की परमिशन आई, और ये 4 जो है वो अदर यूजर्स के लिए है, तो अदर यूजर सिर्फ रीड कर सकते हैं इस फाइल को। क्लियर है? जी जी। और अगर मुझे ये सारी परमिशंस हर एक यूजर के लिए देनी है, मैं यहाँ पे 7 लिख दूंगा, तो सारी परमिशंस इस फाइल को मिल जाएंगी। अच्छा सर, ये परमिशन के लिए सिर्फ यही हमारी कमांड यूज होनी है chmod, या इसके अलावा कोई और भी होती है? chmod के साथ अभी उतना करें जो हम हजम कर सकें इजीली, ठीक है। आई होप सो कि काफी हो गया है, मैं तो सारी रात इसे जो है पढ़ा सकता हूँ। क्या ख्याल है सर? 2 घंटे इनफ है। इनफ है, क्योंकि माइंड की कैपेसिटी भी 2 घंटे ही है बस हजम करना वो। तौर पे अगर एक फाइल है install.sh के साथ, ठीक है, तो पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जाना उसकी इंस्टॉलेशन पे, उसे आप इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, install.sh, ठीक है। या फिर आप $install.sh के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर अगर इंस्टॉलेशन की फाइल पाइथन में आ जाए, ठीक है, तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको सिंपल पाइथन लिख देना है इंस्टॉलेशन से पहले, install.py, ठीक है। और पाइथन वाली फाइल इस तरह से रन नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर इंस्टॉलेशन होगी तो आपके पास आता है setup.sh या setup.py, या टूल का ही नेम होगा, टूल्स नेम फाइल, ठीक है। .sh भी हो सकती है या .py भी हो सकती है। सेम इसे भी उसी तरह से ही आपने डील करना है कि sh वाली है तो पहले बाश लगा देंगे, और अगर पाइथन वाली है तो आप पहले पाइथन लगा देंगे, और उसके बाद आप setup.sh या setup.py के साथ उसे मैनेज कर लेंगे। कुछ फाइल्स के अंदर ना एक फाइल होती है requirements.txt। काफी सारे टूल्स ऐसे होते हैं जो कि इंस्टॉलेशन और सेटअप से पहले उन्हें कुछ पैकेज चाहिए होते हैं इंस्टॉल करने के लिए। आपके सिस्टम के अंदर कुछ लाइब्रेरीज या कुछ पैकेज ऐसे उससे रिक्वायर होते हैं जो कि इंस्टॉलेशन के लिए, उसके सेटअप के लिए लाजमी है। डेवलपर ने एक फाइल बनाई होती है जिसके अंदर उन सारी पैकेज को लिस्ट किया होता है, और पाइथन सिर्फ एक कमांड के साथ सभी पैकेज को इंस्टॉल कर लेता है। उसके लिए पिप इंस्टॉल करते हैं, पिप इंस्टॉल -f या -rf कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप requirements.txt की फाइल आप यहाँ पे दे सकते हैं, सिंपल। इस तरह से आपकी requirements.txt की फाइल भी इंस्टॉल हो जाती है। तो इस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं किसी भी गिटहब के ऊपर पड़े टूल के सबको। तो इसी इतना मुश्किल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कोई टूल दे, WannaCry एक ऐसा रैंसमवेयर टूल है जिसने बहुत बर्बादियां की हैं, और उसी की अगर कोई वैसे उस नाम से अगर कोई टूल पड़ा है तो लेट्स सी। अच्छा जी, WannaCry रिवर्स, लेकिन ये फेक है। WannaCry एक ऐसा रैंसमवेयर था जिसने पूरी आईटी इंडस्ट्री को एक बार हिला के रख दिया था। तो हम एक रैंसमवेयर देखते हैं, रैंसमवेयर गिटहब। रैंसमवेयर गिटहब के ऊपर मेरे पास यहाँ पे रैंसम वॉच है, द ट्रांसपेरेंट रैंसमवेयर क्लेम ट्रैकर डार्क वेब, योर फाइल्स आर एनक्रिप्टेड बाय द बॉक, ये भी हमारे पास है। इसी तरह से आईफोन प्रोफाइलर है, इनक्रिप्ट ट्रीट, रैंसमवेयर बॉक, बॉटनेट फिशिंग, मोबाइल रैंसमवेयर, ओके।
किसी एक की फाइल्स देखते हैं, requirements.txt या requirements.txt, ठीक है। अब इसके अंदर आपको पहली बात जैसा जब इसे ओपन करेंगे ना तो सारा बताया होगा कि आपको इसे रन कैसे करना है, ठीक है। एक एक चीज यहाँ पे बता रखी होगी। अगर तो आपको फिर भी यहाँ पे इसने बताया नहीं है कि इसे रन कैसे करना है, लेकिन इसने काफी सारी चीजें हमें यहाँ पे दे रखी हैं। अब इसे रन कैसे करना है, आप इसका कोड कॉपी करेंगे, करने के बाद आपने टूल का नेम देखना है। टूल का नेम क्या है, रैंसम वॉच। रैंसम वॉच के अंदर कोई सेटअप का टूल है नहीं है, ठीक है, कोई सेटअप का नहीं है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे requirements.txt की फाइल है, तो पहले आपको ये फाइल आपको इंस्टॉल करनी है, फिर इसी टूल के नाम से ये फाइल आपने रन करनी है। आपको बाकी किसी फाइल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। करने के बाद आपकी जो है ये टूल जो है वो रन हो जाता है। आगे इसे यूज कैसे करना है हम वो भी देखेंगे। अब इसमें आता हूँ तो मोस्ट केसेस के अंदर हमारे पास बाकायदा मैनुअल दिया होता है आपने कैसे यूज करना है इन्हें। यहाँ पे encrypt read delete test